नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी करने वालों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी लोगों से ठगी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ा है। जालसाजों ने भोपाल के लोगों से 3 साल में करीब 13,000 करोड़ रुपए ठग लिए हैं और ऑनलाइन ठगी के भोपाल साइबर सेल को अब तक 5600 शिकायतें मिल चुकी हैं। ऑनलाइन ठगी के मामलों को बढ़ता देख 2019 में साइबर क्राइम को भोपाल क्राइम ब्रांच से अलग कर दिया गया था और भोपाल में सबसे ज्यादा करीब 24% ऑनलाइन ठगी ओटीपी पूछकर की गई। सबसे ज्यादा ठगी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बैठे साइबर ठगों ने की है। ऑनलाइन ठगी को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच ने 260 एफआईआर कर 7 राज्यों से अब तक 65 जालसाज गिरफ्तार भी किए हैं। आज हम साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि लापरवाही अगर आपने बरती तो आपके ऊपर मुश्किल पड़ सकती है। तो साइबर ठगों से इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है और बीते दिनों में इन तकनीकों का सहारा अगर आम लोगों को सहूलियत के तौर पर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये नया जरिया बन रहे हैं अपराधों को अंजाम देने का। और इसीलिए अब जो शातिर ठग लोग हैं वो भी इसी तकनीकों का सहारा लेकर के लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोगों को इसी तरीके से ठगी का शिकार कर रहे हैं और इसीलिए आपको कुछ हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है। और बीते समय में भोपाल के अंदर बहुत तेजी के साथ ये जब साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें ओटीपी पूछ करके आप कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ओटीपी पूछ करके ठगी की गई है और फोन के जरिए ये सब कुछ होता है। और इसके लिए कुछ एक राज्य हैं जहां पर से सबसे ज्यादा ऐसे साइबर ठगी के जो मामले हैं या जो ऐसा करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा सामने आते हैं। इसमें अलग अलग राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और यहां से ऐसे नेटवर्क को संचालित किया जाता है कि मध्य प्रदेश और भोपाल आपके अंदर इन सभी लोगों से जो कि तकनीकों का सहारा लेकर के अपना काम करते हैं, सरल तरीके से इसको पूरा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब ये जो तकनीक है वो मुश्किल बनती चली जा रही है। और इसीलिए ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको अनजान रहने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि कब कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इससे आपको कैसे बचना है, क्या क्या चीजें इस दौरान आपको अपनानी चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने साथ एक खास मेहमान जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और वो ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हम इन बढ़ते अपराधों को रोक सकते हैं, इनकी जो संभावनाएं हैं, कैसे ये जो शातिर ठग हैं ये कैसे अब तकनीकों का सहारा लेकर के लोगों को चूना लगा रहे हैं और कैसे आपको इससे बचना है। आपने देखा होगा कि कई बार आपके फोन पर ओटीपी आता है, कई बार आपके फोन पर ऐसे मैसेज और लिंक आते हैं तो उन लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। उसमें बहुत हद तक कहा जाता है कि इसमें आपको कुछ ऐसे प्राइस मिल रहे हैं या कोई ऑफर के बहाने ऐसे लिंक दे दिए जाते हैं जिसको ना चाहते हुए भी आप क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तुरंत ही वो जो सर्वर से लिंक होता है वो सीधे सीधे वो साइबर ठग जो करने वाले लोग हैं और ये जो इस तरीके के लोग हैं ये सारा डाटा जो आपका फोन का होता है वो उनके पास चला जाता है और इसी तरीके से कुछ वो ठगी को अंजाम देते हैं और चूना इसमें बहुत हद तक लोगों को लगा है। एक बड़ी संख्या है, इसमें कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, कई मामले दर्ज हो चुके हैं और अक्सर लोगों की शिकायत यही होती है कि सर हमें मालूम नहीं था, हमें इल्म नहीं था कि इस वक्त फोन के जरिए ये सब कुछ हमारे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो सकता है, एक ओटीपी देना कितना भारी पड़ सकता है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ साइबर सेल से डीएसपी ऋचा जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ऋचा जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट सिद्धार्थ राजहंस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और एक पीड़ित हमारे साथ कार्यक्रम में है अनिल जैन। बहुत स्वागत है अनिल आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत में अनिल जैन आपसे ही करना चाह रहा हूं, ये हमने अपने सभी दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचाई है कि किस तरीके से जो तकनीकों का सहारा लेकर के साइबर अपराधी हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, चूना लगाने की फिराक में रहते हैं, आपके साथ क्या हुआ था? वो हमारे पास तो एक अज्ञात फोन कॉल आया, मतलब 3 बजे के आसपास। हाँ। तो 3 बजे को उन्होंने टिफिन का ऑर्डर दिया कि ये हम लोग आर्मी से आए हैं, 10 टिफिन चाहिए हम लोगों को। हाँ।
तो हम टिफिन सेंटर चलाते हैं हमको, तो हमने कहा हम दे देंगे टिफिन। हाँ। उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। फिर 2 घंटे बाद फिर पुनः उनका कॉल आया मेरे पास 5 बजे के आसपास। तो फिर उन्होंने कहा कि टिफिन ले दिए, शाम को आप टिफिन दे रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो हम टिफिन दे रहे हैं। तो कह लगे हमारे साथ दिल्ली हेड ऑफिस से आपको ऑनलाइन पेमेंट 10 दिन का एडवांस डालना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए मेरे लिए गूगल पे नंबर ID वगैरह मांगा, और मैंने दे दिया गूगल पे नंबर की आप कर दिया 10 दिन का पेमेंट। तो मैंने जो गूगल पे नंबर दिया तो लगभग 7:36 पे उन्होंने एक लिंक भेजी। ठीक है जी कि हम आपको 9100 रुपया पेमेंट करना चाहते हैं इस पे, तो आप हाँ इच्छुक है कि नहीं है? तो मैंने उस पर प्रोसेस एस कर दिया कि आप कर दें मेरे को पेमेंट। हाँ। तो जैसे ही मैंने उस पर एस किया तो मेरी राशि की खाते की राशि उड़ गई। हाँ। तो ये कितना अमाउंट आपके अकाउंट से गया था? 96,690, मतलब 97,000 के आसपास। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से अब जो साइबर ठग हैं वो इस तरीके से कुछ अंजाम देते हैं। सिद्धार्थ, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद मैं ऋचा जैन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि लगातार FIR भी ऐसे मामलों को लेकर के दर्ज हो रही है और एक बड़ी संख्या में लोग जो है ऐसी शिकायतें लेकर के पहुंचते हैं आपके पास। लेकिन सबसे पहले जरा सिद्धार्थ, ये जो प्रोसेस है इसमें जो ठगी करने वाले लोग हैं वो OTP भेजते हैं, और OTP के जरिए या तो OTP भेजा जाता है, पूछा जाता है, या फिर एक लिंक भेज दिया जाता है, और उस लिंक पर अगर क्लिक कर दिया जाए तो ये जरा दर्शकों को भी समझाइए कि उस वक्त किन किन चीजों का, क्योंकि प्रलोभन तो देकर के ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले थोड़ा अवेयरनेस लोगों के लेवल पर भी होना चाहिए। जो लिंक्स भेजे जाते हैं जिस पे आप क्लिक कीजिए, ये सब नकली वेबसाइट बनाए जाते हैं इस तरह के, और ये लिंक्स को देखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोगों को ध्यान देनी चाहिए वो है HTTPS या HTTP, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल जो रहता है। अगर दैट इज देयर एट द स्टार्टिंग ऑफ योर साइट तो आपकी साइट सिक्योर है। तो इस तरह की चीजें आजकल इवन अगर आप अच्छे ब्राउजर्स यूज करते हैं जैसे कि गूगल क्रोम या सफारी, तो आपको एक तरह का वार्निंग देता है ऐसे साइट्स में अगर आप एंटर करने से पहले कि ये साइट की सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वैलिडेटेड नहीं है। तो HTTPS या HTTP ये हमें देखना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं इस तरह के फर्जी पेजों पे रजिस्टर्ड रहते हैं, तो उन्हें हम और दूसरी बात यह है कि हम एक्चुअल वेबसाइट से कंपेयर करें, 2-4 लोगों से पूछें, ये नहीं कि एकदम से उस वेबसाइट को देख करके हम उस पर जा करके कुछ एक्शन ले लें। जो OTP भी भेजा जाता है, आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे हम SMS जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का OTP कोड बना के आपको भेज सकता है और उस वेबसाइट पे एंटर करवा सकता है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि लुकलाइक बनाया जाता है ओरिजिनल चीज के। तो इस तरह का चीज होने ना दें, थोड़ा उसके लिए जागरूक बने। एक्चुअल जैसे कभी कोई कहता है कि भाई हम आपको अमेजोन का कोई अपने ऑफर जीता है और अमेजोन के वेबसाइट पे, तो जाके देखिए, आप देख सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, अंग्रेजी खराब रहेगी, अमेजोन की स्पेलिंग ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरह का एक लुकलाइक मिरर वेबसाइट बनाया जाता है जिसमें आपको सिर्फ प्रलोभन दे करके वहां पर आपका डिटेल्स एक्वायर किया जा रहा है। तो इस तरह का ये एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने लायक है। 1, आप अननोन नंबर से फोन उठाए ना। ट्रू कॉलर पे अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो बाकायदा उसे चेक करें, और इसके अलावा आप OTP किसी को अपना ना दें। कोई भी बैंक, RBI कोई भी आपसे इस तरह के OTP नहीं मांगता। अगर आपको कोई रैंडम पेज से OTP आ रहा है उसे मत यूज कीजिए। बैंक के जो वेबसाइट रहते हैं वो वेरीफाइड बाय वीजा या मास्टर कार्ड सिक्योर, ये 2 पेजेस रहते हैं और ये 2 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जिसे हम कह सकते हैं। तो वेरीफाइड बाय वीजा का एक मार्क रहता है किसी भी बैंक का अगर पेज खुलता है जिससे हम OTP एंटर करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो वेरीफाइड। चलिए, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं आपको रोकता हूं सर, मैं आपको रोकता हूं। ऋचा जैन जी से जरा मैं जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। ऋचा जी, अब ये जो साइबर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे, क्योंकि हर रोज ऐसे केसेस बड़ी संख्या में सामने आते हैं, अधिकतर लोगों की परेशानियां क्या होती हैं, क्या केस लेकर के आते हैं सबसे ज्यादा? देखिए, सबसे पहले जब जो लोग आते हैं तो OTP फ्रॉड हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया था OTP का, और हमने OTP बता दिया, या हमने अपनी पर्सनल बैंक की डिटेल्स दे दी, उसने हमसे मांगा, या बैंक का कोई एम्प्लॉय बन के कोई कॉल करता है और वो आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स मांगता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका CVV नंबर क्या है, और वो जानकारी दे देते हैं, OTP दे देते हैं, और
ट्रांजैक्शन हो जाता है। दूसरा, हमारे लॉटरी के संबंधी फ्रॉड आता है कि लॉटरी के लिए हमें एक मैसेज आया था, हमने उस पर लिंक पे क्लिक किया और हमारी पूरी जानकारी चली गई है। तीसरा, हमारे पास इस टाइप के फ्रॉड आते हैं कि कोई लिंक आती है, वो उस पर क्लिक कर देते तो उनके इसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो कि दिखता भी नहीं है उनको। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद क्या होता है, अगर आप योनो ऐप, गूगल का जो अपना पेमेंट ऐप है या फोन पे या कोई भी पेटीएम ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप पासवर्ड अगर डाल रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके पासवर्ड को या आप अपनी स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं वो देख पाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है, इन सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट या इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें आपके फोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो उनको दिख रही होती है उस एक्टिविटीज पे, वो आपको बता देंगे। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको दिखती है, फिर वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। ठीक है, मैं इस पर मैं एक जरा जल्दी से मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ ऋचा जी आपसे, कि अगर ऐसा किसी भी शख्स के साथ हो जाता है, अगर कोई भी शख्स उसके साथ होता है कि उससे ओटीपी पूछ लिया जाता है या मांग लिया जाता है और वो शख्स नहीं भी देता है, बच जाता है, लेकिन क्या अगर ऐसे में वो शिकायत करता है तो कितने एक्शन होते हैं? क्या ऐसे भी मामले सामने आए हैं? हाँ, ऐसे में एक्चुअली हमारे जो आईटी एक्ट है उसमें अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो दैट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्योंकि हम लायबल नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर आपके पास साइबर फ्रॉड हुआ है तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं। साइबर फ्रॉड अटेम्प्ट होता है तो उसमें हमारे पास ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। स्टिल हम ऐसी कंप्लेंट्स को लेते हैं और मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये किस टाइप का अपराध और कहाँ से हो सकता है, और गैंग को बस्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी ये भी होती है लोगों के सामने कि हम कैसे बचें। सिद्धार्थ, मैं इस पर जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। जैसा कि ऋचा जी ने कहा कि एक ऐसे लिंक दिए जाते हैं जो कि आप उस पर क्लिक कर देते हैं, आपके फोन के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, वो सारी एक्टिविटी, वो आप किसी दूसरी जगह पर बैठा शख्स वो सब कुछ देख रहा होता है, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे आपका ओटीपी हो, सारी चीजें, जानकारी। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और अगर किसी भी के भी फोन के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है तो कैसे उसकी पहचान करें, कैसे बचें? देखिए, मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम ससेप्टेबल है वो है एंड्रॉइड। आईओएस में इस तरह के सॉफ्टवेयर जनरली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज आईओएस का जो ऐप स्टोर है वो काफी स्ट्रिंजेंट है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो यस, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात किसी भी उपभोक्ता के लिए वो ये है कि फालतू के लिंक से आप ऐप इंस्टॉल ही ना करें। ऐप हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें, क्योंकि फालतू के लिंक्स आप इंस्टॉल ही ना करें या किसी से ले ही ना। ये सारे ऐप्स जो हैं ये बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप्स कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैकग्राउंड में आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सामने वाले साइबर हैकर को या जो भी फिशिंग कर रहा है आपके मोबाइल की, उनको उन तक अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली बात है जागरूक होना। ये ऐप कहाँ से है, क्योंकि कई सारे ऐप जो है वेब पे रैंडमली होस्टेड रहते हैं, तो वहां तक मत जाइए। हमारा जो प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है आईओएस या एंड्रॉइड का, उनके नियम बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। जो ऐप्स होते हैं उसके लिए आप बाकायदा डेवलपर होके, क्वालिफाई होके अपलोड करना पड़ता है। तो हमेशा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए, रैंडम लिंक से कभी ऐप्स इंस्टॉल मत कीजिए। इन केस अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसका पर्पस होना चाहिए, आप उस पर्पस को ध्यान दें। किसी के बहकावे में आकर के उस ऐप को इंस्टॉल ना करें। अगर आपको लगता है कि वो ऐप गलत है तो इमीडिएटली उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल से। ठीक है, इस तरह के आप सारे स्टेप्स ले सकते हैं, बट सबसे पहली बात यह है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी रैंडम लिंक से ऐप ना इंस्टॉल करें। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मैं अनिल जैन, मैं जरा जल्दी से मैं आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। अनिल, जब आपसे ओटीपी पूछा जा रहा था, आपको जरा भी डाउट नहीं हुआ कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसा कैसे ये कोई ऑफर मिला है मेरे को, जरा से भी शंका नहीं आई? अनिल, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आई है मेरी पास। जी अनिल, बताएं। जी, उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपसे ओटीपी पूछा गया था, आपसे जब ट्रांजैक्शन के लिए बोला गया, तो उस वक्त आपके जहन में जरा भी कोई शक नहीं था, जरा भी आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ गड़बड़ है? नहीं, वो उस टाइम पे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कुछ। हाँ जी, ठीक है, उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आया और इसीलिए आपने जो है वो प्रोसेस पूरा कर दिया। लेकिन ऋचा जैन जी, ठीक है ऋचा जैन जी, अब ऐसे बढ़ते मामलों को रोकने के लिए साइबर क्राइम और जो टीम है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती भी है
क्योंकि दिनों दिन जैसे जैसे तकनीकों का सहारा लेकर के आम लोगों के लिए सुविधाएं तो बन रही हैं, लेकिन इन्हीं तकनीकों का अब इस्तेमाल अपराधी शख्स कर रहे हैं। और ये जो फिशिंग करने के जो नए नए तरीके यहां पर किए जा रहे हैं, जो ठगी के जो नए नए तरीके हैं वो सामने हैं, जरा उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ऋचा जैन जी, इससे निपटने के लिए अब क्या और खास तैयारियां की जा रही हैं? आपको लगता है कि ऐसे नियमों के अंदर भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? जैसा कि मैं शुरुआत में आपसे पूछ भी रहा था कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ ठगी होने जा रही है लेकिन ठगी हुई नहीं है, जानकारी अगर वो पुलिस को देता है या टीम को देता है साइबर सेल की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कम से कम उनको आप एक रिकॉर्ड उनका तैयार किया जाए ताकि ये साफ हो सके कि ये ऐसे लोग हैं, ये गतिविधि कर रहे हैं। जी, हम लोग ऐसे प्रयास करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी टाइप की कंप्लेंट आती है, हम कंप्लेंट को जरूर लेते हैं और उस पर वर्क तो करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा ये की गई है, किस रीजन से वो बिलोंग करता है, तो हम उसको मार्क और चिन्हित तो कर ही लेते हैं उस प्रकार के व्यक्ति को। और अगर हमारे पास आगे कोई ऐसी प्रकार की कंप्लेंट आती है तो हम पक्का उस व्यक्ति को पहले टच करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि भाई आपने ये किया है कि नहीं किया है। दूसरा, एक्चुअली इन अपराधों को रोकने के लिए प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन और साइबर मैनर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम टेबल मैनर्स हमें होते कि ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे साइबर मैनर्स में भी हमको क्या क्या काम हम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं अलाउड है या बचना कैसे, वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे हर फेसबुक में या व्हाट्सएप में हर जगह सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर हम उन सेफ्टी फीचर्स को यूज करेंगे तो हम उन अपराधों से बच पाएंगे। बैंक से लेके हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है कि आपको ओटीपी नहीं देना है। इनफैक्ट आपको जब ओटीपी मिलता है उस मैसेज में भी चीज लिखी रहती है कि आप ये ओटीपी किसी से शेयर मत कीजिए, तो भी हम ओटीपी शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे ये खुद का लालच होता है जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, या फिर हमारी एक इग्नोरेंस होती है, हम लापरवाह हो जाते हैं और हम उस मैसेज को ढंग से पढ़ते भी नहीं है। ऐसी अवेयरनेस को लेके भी बात है, हम अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एडवाइजरीज निकालते रहते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बट हम जानते बूझते हुए भी या तो हम लालच की वजह से फंस जाते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भले कितना भी शातिर हो, कितना भी 10th पास फेल कुछ भी हो, पर वो आपको उसके सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स इतनी अच्छी होती है कि वो आपको कन्विंस कर लेता है। हाँ। तो हमें उससे ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है। साइबर अपराधियों से अगर हम ज्यादा स्मार्ट हो पाएंगे तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, मैं जरा सिद्धार्थ जल्दी से, ठगी करने के कितने तरीके हैं जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए, कौन कौन से ऐसे तरीके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इल्म भी नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा कि अच्छा इस तरीके से भी ठगी होती है। अभी तो हम मोबाइल के जरिए ओटीपी जब आता है या कोई लिंक आता है उसके जरिए सिर्फ ठगी के बारे में हम जानते और समझते हैं, लेकिन किन किन चीजों के जरिए ठगी की जा सकती है और कैसे उससे बचना है, जरा ये भी बताइए। जी, तो काफी सारी तरीके हैं, जैसे हम साइबर वैंडलिज्म, साइबर स्निफिंग, इन सब टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। तो एक तो सबसे पहले है ये लोग जो सामने वाली की साइकोलॉजी है उससे खेलते हैं। तो सबसे पहले तो फोन पे बात करके उनसे कन्विंस करना, ये एक पूरा इस तरह का रैकेट चलता है। दूसरा है कि आपको कोई एसएमएस भेज दिया, रैंडम लिंक भेज दिया, व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट कर लिया गया, अगर आपका नंबर कहीं अवेलेबल हो, वहां पे उस लिंक से अगर आप चले जाते हैं तो आजकल बिकॉज स्मार्टफोन के कारण आपके फोन तक पहुंचना बहुत इजी हो गया है व्हाट्सएप के जरिए, इन सारे ऐप्स के जरिए। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी शॉपिंग करते हैं, तो ये भी एक तरह का स्कैम ही है। कई सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो वहां से खुलते हैं जिससे आप प्री पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल, आप प्री पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपका प्रोडक्ट कभी पहुंचता ही नहीं है। तो इस तरह सोशल मीडिया हुआ, आपके मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस जो हुए जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, फोन पे डायरेक्ट आपसे बात करके आपको कन्विंस कर पाना, ये इस तरह के 3-4 लेयर्स में ये लोग काम करते हैं। और इसके अलावा इससे ज्यादा एडवांस चीजें ये है कि आपका जैसे एक नकली बैंक का, ठीक है सिद्धार्थ, मैं रोकना चाहता हूं, मैं ठीक है ऋचा जैन, मैं जरा जल्दी से आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कैसे वो बच सकते हैं, जरा आपको ये बताना होगा बहुत जल्दी से, बहुत कम समय। अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स हमें कभी किसी को नहीं देनी है, और एक जो हमारा ओटीपी आता है वो हमको किसी से शेयर नहीं करना। बैंक आपसे कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता है। हमें अपनी पर्सनल जानकारी चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, अगर हम अननोन पर्सन है उसको नहीं देना है। अननोन नंबर से अगर आपको कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं या व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं, तो हमको वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाने हैं। और हमें जब हम पेमेंट करते हैं तब हमको पिन डालने की जरूरत होती है, पर जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं तब हमें पिन डालने की जरूरत नहीं है, चाहे पेटीएम हो चाहे गूगल पे हो।
हमें सिर्फ पिन तब डालना है जब हमको पेमेंट करनी है, जब हमें रिसीव करनी है तो वो कोई लिंक भेजे तो रिसीव के लिए कोई लिंक पे क्लिक ना करें, ना अपना खुद का पिन डालें। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये कुछ खास चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।